आज हम कैश फ्लो पे डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की खास बात ये है कि इसमें आपको पेड अकाउंट ना दे करके सॉरी बैलेंस शीट ना दे करके पेड अकाउंट दे रखा है और कहता है कि एक संस्था का 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पीएनबी अकाउंट इस प्रकार था और लास्ट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और कहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ध्यान रखना है और आपको अच्छे से पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट एज पर पीएनबी अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई देगा पीएनबी अकाउंट के अंदर जो फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 88,000। तो वो हम यहाँ लिख देंगे। अब इस 88,000 को हम बारी से लिखेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो आपको समझ में आएगा कि ये 80 कैसे आया 3 - 4। अब आप देखो 3 का मतलब क्या है टोटल रेवेन्यू। अब इस टोटल रेवेन्यू के अंदर आप ये समझो कि नहीं ऐसे वहां से आ जाओ क्या मिलता है। हाँ यहाँ से आ जाओ। तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और टोटल रेवेन्यू में आप समझोगे इसमें शामिल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। सेल्स एक प्रकार की ऑपरेटिंग इनकम ही होती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इसमें अदर इनकम शामिल है। अदर इनकम के लिए आपको नोट नंबर 1 दे रखे हैं। तो आप जब नोट नंबर 1 में आओगे तो आपको पता पड़ेगा कि अदर इनकम में तो क्या शामिल है डिविडेंड रिसीव। ध्यान रखना डिविडेंड मिलना एक प्रकार की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है और ये मैं प्रोसेस में क्या है शामिल है। तो ये मिल जाएगा नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर डिविडेंड रिसीव कितना 30,000 और ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जिसमें हमारे टोटल को बढ़ा रखा है। हम क्या करते हैं आपस से लेस कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि डिविडेंड मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी होती है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है। हाँ इसमें पूछा बोले ऑपरेटिंग है लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ अंतर नहीं है जाएगा लेकिन मैं हाथ का दोनों बातें बता रहा हूँ तो चल रहा हूँ। इसके अलावा इसमें लाइन लिखी कमीशन अक्रूड। देखो यहाँ कमीशन अक्रूड है और मैंने आपको कल समझाया था कि 4 बातें होती है ए यू पी और ओ। ए यू पी का मतलब हो जाएगा अक्रूड इनकम यू का मतलब अनअर्न्ड इनकम पी का मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंस और ओ का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आपको समझ में आएगा कि अक्रूड इनकम मतलब ऐसे इनकम जो हमने अर्न तो कर ली बट रिसीव नहीं करी, इसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। अब ये लिखा हुआ है कमीशन अक्रूड लेकिन आप समझिए ऐसे इनकम है जो अर्न कर ली रिसीव नहीं की। इट मीन्स कि ये इनकम आपको कैश में रिसीव नहीं हुई, ये इनकम कैश में रिसीव नहीं हुई है। तो है तो ये ऑपरेटिंग इनकम लेकिन क्योंकि कैश में रिसीव नहीं हो पाई है अभी तक इसलिए ये आपको नॉन कैश आइटम में डालना होगा है ना। तो आप समझो कि ये समझ जाएगा अप्रूव कमीशन इसमें जाएगा नॉन कैश में जाएगा। ठीक है तो ये कमीशन जो है वो कितना है 10 रुपये। ये हम लेस कर देंगे कारण क्या है कि हमारे इनकम में शामिल है इसमें हमारे लाभों को बढ़ा रखा है क्योंकि ये वास्तव में कैश में रिसीव नहीं हुआ है इसीलिए इसे लेस कर देंगे। फिर ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इसकी बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख और बेचा कितने बेचा अपन ने 6,20,000 में इसे बेचा है। और क्योंकि आप जानते हो अच्छे से 1/20 का अपने कमाई प्रॉफिट है 1/20 का प्रॉफिट जो है वो कैसा है नॉन ऑपरेटिंग हिस्से का प्रॉफिट है और तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एफ है
आपको 1/20 का प्रॉफिट हुआ है और ये जो प्रॉफिट है आपका कैपिटल नीचे क्या निकल जाएगा, फिर से लेस तक हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है वापस में पीएनएल में आया तो बस फर्स्ट सेकंड पॉइंट में देख लिया है ना। फोर्थ पॉइंट में एक्सपेंस लिखेगा। एक्सपेंस पे लिखा हुआ है परचेज। देखो परचेज करना एक प्रकार का ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री में देखो आपका स्टॉक पहले कितना था 1 लाख, अब कितना हो गया 1/20, तो आपका स्टॉक इस तरह से बढ़ गया। स्टेप क्या होती है, करंट असेट। करंट असेट अगर बढ़ी है मतलब इंक्रीज इन स्टॉक, तो ये आप पढ़ दोगे माइनस कितना 30,000। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को हमने कुछ दिया, एम्प्लॉय को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट के हिसाब से पेंशन वगैरह और कुछ दे सकते हैं, और ये सारे खर्चे ऑपरेटिंग होते हैं, इसके अलावा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके लिए आपको नोट नंबर 2 दिया हुआ है, तो नोट नंबर 2 में गया तो मुझे पता पड़ा कि एक तो मैं डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया कितने का 55,000 का। देखो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना एक प्रकार से ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, लेकिन इसको अभी तक हमने क्या ऑपरेटिंग होते लेकिन इसको राइट ऑफ कर लिया है। तो ये जो चीज़ है चेयर ले लो और ना इधर बैठ जाओ, जितना मत बैठ जाओ। बोल गया पूरा एकदम। चलो तो एक मेरी बात सुनना, आपको कल से आपका टाइम रहेगा 8:20 से, है ना। अपन 8:20 से पढ़ेंगे 10, 8, 9, 10, 8:30, 9:30, 11:30। अब 3 घंटे पढ़ेंगे कल से। हाँ 3 घंटे हो जाएगी, है ना। क्या 3 दिन में खत्म नहीं 3 दिन में नहीं होगा, फिर हम प्रैक्टिस लेकिन हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, एक चैप्टर पढ़ेंगे, चिंता मत करो। एक ही चैप्टर पढ़ेंगे और 3 घंटे तक पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लेंगे। एक ही रूल सुनोगे, बार बार रिपीटेशन चलेगा, बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है कि एक बार आओ, ठीक है ना। हाँ सर फिर और सब्जेक्ट का क्या होगा? तो मैं आपको 3 घंटे कर रहा हूँ, 24 घंटे कर रहा हूँ। अभी तो आप इसको ध्यान दो, जो है ना तो ध्यान दो। चलो तो हाँ मैं कहता था कि डेप्रिसिएशन है तो खर्चा ऑपरेटिंग, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये नॉन कैश होता है, और क्योंकि नॉन कैश होता है इसलिए आपका कैश नहीं जाएगा, तो कैश का फ्लो हुआ ही नहीं, इसलिए आप 55 वापस कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ कितना आता है 50% राइट ऑफ के अंदर, है ना। आपको क्या लिखना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, आपको ये लिखना, ये मैंने हेडिंग से लिखी फॉर्मली, है ना। चलो तो कितना अमाउंट है इसका 12,000। इससे मेरा कैश कहीं गया नहीं है, इसलिए एडिट कर देंगे। गुडविल राइट ऑफ, इसके हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन, और ये हमने गुडविल अमोर्टाइजेशन किया है, और इससे भी कैश हमारा कहीं नहीं दे रहा, तो तीनों ही एजेस हैं, ठीक है ना। चलिए ये हमारा हो गया डेफिनेशन। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लिखा है अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफिस के एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जो कैसे होते हैं, ऑपरेटिंग ही होते हैं, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब आते हैं सूचना को दे रखी, लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, वो कितने की थी 50,000 की थी। तो आप समझिए करंट लायबिलिटी है आपकी, और करंट लायबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई
हाँ, तो मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हूँ। अब आउटस्टैंडिंग खर्चे दो है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के हैं और इसके अलावा सैलरी का है। दोनों ही खर्चे करंट लायबिलिटी में काउंट होंगे, दोनों बढ़ेंगे। तो कितने से बढ़ेंगे? 50 प्लस 40, टोटल 90 से बढ़ेगी। करंट लायबिलिटी बढ़ती है करके बढ़ाता है, ठीक है। और सैलरी प्रीपेड सैलरी आप समझो कि ये क्या है? करंट, ये क्या है? करंट असेट्स है। और प्रीपेड सैलरी बढ़ रही है तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ 88 है, यहाँ पे तीनों के रिगार्डिंग कोई भी आइटम नहीं थी तो लिखा जाएगा 88। इस 88 में प्लस करो 55,000, प्लस करो 20,000, प्लस करो 12 और फिर माइनस करो 10,000, एक साथ 20,000 और 30,000, 15,000। इसमें आप माइनस करो 35,000 और प्लस करो 90,000। तो ये आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये अपने आप में एक लोकल क्वेश्चन है, P&L अकाउंट वाला है, लेकिन इससे सिर्फ ऑपरेटिंग क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 4 नंबर लगता है इतना बड़ा देगा आपको, है ना, तो उसके जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन खास बात ये है कि सीखने में तुमको वही मिल रहा है जो भी सीखा है, ठीक है ना। इसकी फोटो ले लो आप, कितना आपने। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवा दिया था आपको ना। अभी हम 9 क्वेश्चन से बात करके जा रहे हैं, ठीक है। देखना कुछ पूछना है इसमें आपको? ठीक। अच्छा, तो इसके पूरे ढंग का दो एक्चुअली कि पास में बच्चे पढ़ गए ना, आवाज कम से कम जाए, ठीक है जी। क्या आप लोगों ने फॉर्मेट याद किया ही है? याद किया ना उसको? हाँ, याद करना। ये फॉर्मेट याद है तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? नहीं, इसमें चल रही है ना वो काउंटिंग? नहीं, हाँ चल रही है ना, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखो नया क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि नीचे दिए गए विवरण से वित्तीय क्रियाओं से, फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैश फ्लो की गणना कीजिए। एक बात समझना, कल हमने कुछ क्वेश्चन से किए थे, इसमें केवल हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने कल एक क्वेश्चन शायद 8 क्वेश्चन ऐसे कहते हैं इसमें केवल हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाला था। उसके अंदर हमने सीखा था कौन सा अकाउंट? एफ अकाउंट, राइट। आज क्वेश्चन हमको सिखा रहा है कि केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे होता है। देखो फाइनेंस एक्टिविटी जैसे क्या आती है, कितना पैसा आपने लिया है, कितना पैसा आपने चुकाया है। एक खास बात है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी यही आता है करंट लायबिलिटी होने के बावजूद, यहाँ नहीं जाता। ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ आता है करंट लायबिलिटी होने के बावजूद, यहाँ नहीं जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितनी थी? 3 लाख, अभी कितनी होगी? 4 लाख। 1 लाख से कैपिटल इंक्रीज हुई, मतलब आपने 1 लाख की शेयर कैपिटल इशू करी है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल पैसा आया, तो इनको आप 1 लाख प्लस करोगे। इसके अलावा 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल पहले कितनी थी? 1.5 लाख, अभी कितनी होगी? 1 लाख। इसका मतलब ये है कि आपने 50,000 की प्रेफरेंशियल कैपिटल का रिडम्पशन किया, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कितना? और पैसा आ रहा है, जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो आउटफ्लो और माइनस सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले कितने का था? 5, अब कितना हो गया? 15। इस सब को समझ में आएगा कि आपने जो शेयर इशू किए ना 1 लाख की, ये किस पे इशू की? प्रीमियम पे। तो आपको इन शेयर से सिर्फ 1 लाख नहीं मिला, 1 लाख प्लस 10,000, ये किस बात का है? प्रीमियम। टोटल आपको 1 लाख 10,000 मिला। अब चाहो तो प्रीमियम इसमें जोड़ के दिखा दो या अलग से लिख दो, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कर दो, ठीक है ना। 10% डिबेंचर्स पहले कितने के थे?
3 बीस, अभी कितने हो गए? चार। 4 बीस। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अपने डिबेंचर इशू किए हैं, तो इशू ऑफ डिबेंचर और 1 लाख अपने पास आया होगा, इसलिए हम इनफ्लो करेंगे, प्लस करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे आपको किसी भी नाम के आगे परसेंटेज लिखा हो मिल जाए, चाहे वो कितने परसेंट हो, 10%, 5%, 20%, तो आपको उस परसेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये परसेंट का मतलब है या तो रेट किसकी है, डिविडेंड की, या रेट किसकी है, इंटरेस्ट की, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। अब डिविडेंड कितना चुकाना पड़ा हो या मिला हो, ऐसे इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ा हो या मिला हो, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में डिविडेंड का रिजल्ट लिखा हो, तो आपको चेक करना है कि आपको बताओ ब्याज देना पड़ेगा, देना पड़ेगा डेबिट रेशियो के। समझ नहीं आ रहा है कि ब्याज दें किस पे, 3 बीस पे या 4 बीस पे, क्योंकि हमें ये पता चल रहा कि हमने 1 लाख के जो नए डिबेंचर इशू कब की, तो देखो क्वेश्चन के एंड में नोट लिखा हुआ है कि न्यू डिबेंचर विल इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जाहिर सी बात है कि जो आपने 1 लाख के डिबेंचर साल के एंड में मतलब 31 मार्च को इशू किए, तो उस पर ब्याज नहीं कर सकता है, नहीं है, तो आप ब्याज दोगे कितने पे, केवल 3 बीस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना कैसे एक्टिविटी, तो इसे आप पे करोगे। अच्छा, इसके अमाउंट कितने होंगे, 3 20, कितना परसेंट पूरे साल का, तो 32,000 ये पे किया होगा। आउटफ्लो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कुछ पे करते हो या आपको कुछ मिलता है, तो इनकम होती है, कुछ पे करते हो तो खर्चा होता है, और इनकम और खर्चा दोनों ही राइट ऑफ फंड का जाते हैं, पीएन रखा। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट यहीं नहीं जाएगा, इसके अलावा इंटरेस्ट चुकाया, तो इंटरेस्ट चुकाने के बाद राइट ऑफ भी किया होगा, राइट ऑफ किससे किया होगा, पीएन से। और इंटरेस्ट चुकाना कैसे आइटम होती है, नहीं फाइनेंशियल एक्टिविटी में पूछ रहा हूँ, आइटम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं। इंटरेस्ट पे करना किसी किस में से होता है, नॉन ऑपरेटिंग होता है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाओगे आप यहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आपने चुकाया है उसे करते हो किससे, एड बैक कर देते हैं, ठीक है, चुकाया और चुकाने के बाद राइट ऑफ किससे हो, पीएनबी से, और पीएनबी से राइट ऑफ करने खर्चे कैसे, ये नॉन ऑपरेटिंग, तो इस खर्चे के राइट ऑफ होने की वजह से हमारे लाभ क्या होते हैं, कम, वापस क्या कर दोगे, एड बैक, फिलहाल जरूरत नहीं है ना। फिर है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, पहले कितना था, अभी कितना है, 2000 रुपये। अच्छा हाँ है 42,000 और 50,000 साल के ओपनिंग में। आप समझे यहाँ पे कि जो प्रपोज डिविडेंड है ना, एक तो ओपनिंग का मतलब 1 अप्रैल 2000 2015, ये ओपनिंग है ना, और एक लिखा हुआ है 31 मार्च 2016, तो ये साल की शुरुआत में कितना प्रपोज था, एंड में कितना था। अब आप समझना कि मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि जो अपन ने ओपनिंग में जो प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है ना, ये किस साल का है, प्रीवियस ईयर है ना, और ये जो साल के एंड में प्रपोज किया किस साल का है, करंट ईयर का। और आपको अच्छे से बताएं कि यहाँ पे लिखा है ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों। अच्छा, एक बार चेक करते हैं कि प्रेफरेंस में कितना मिलता है, प्रेफरेंस क्या मिलती है, 10% है। अब एक प्रॉब्लम ये तो बताया नहीं है कि ये जो रिडम्पशन किया है प्रेफरेंस को कब किया है, साल की शुरुआत में, साल के एंड में किया है, बताया नहीं। मेरे ख्याल में शायद साल के एंड पे मानना चाहिए आपको, अगर एंड का मानोगे तो हमारे प्रेफरेंस कितने चाहिए, सिर्फ 1 लाख के, और 1 लाख का कितना डिविडेंड होंगे, 10%। मेरे ख्याल में 42 में 10,000 डिविडेंड किसका है, रेफरेंस शेयर का, और बाकी बचा 32,000 किसका है, इक्विटी शेयर का। हाँ, रिडम्पशन किया लास्ट में, हाँ सॉरी लास्ट में रिडम्पशन किया तो 15 हो जाएगा, रेट 15 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 15, रेट कम बचेगा, फिर 27 बचेगा। ऐसे ही साल के एंड में 50 का डिबेंचर दिया करने, इस 50 में से समझो कि 15 तो किसका, रेफरेंस का, और बाकी कौन सा है 35, वो किसका,
रेफरेंस इक्विटी, ठीक है ना। अब आप समझो कि डिविडेंड पे करना, इसमें बस एक डाउट है मुझे, एक बार रेफरेंस से कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। और एक बात समझना कि अगर ये प्रपोज इवेंट प्रीवियस ईयर का है, हाँ, तो ये वर्ड यूज किया इसने इसमें प्रपोज। प्रपोज का मतलब है कि प्रपोज करके फिर एजी में होगी, फिर वो डिक्लेयर हुआ होगा। और ध्यान रखना प्रपोज इवेंट पे नहीं किया जाता, डिक्लेयर डिविडेंड पे किया जाता है। आपने चैप्टर पढ़ा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, राइट? तो सोचिए पता है आपको, पहले एजीएम होती है, फिर डिक्लेरेशन होता है। तो जब एजीएम होती है डायरेक्टर बोलते हैं कि मेरे पास गेम से बोलते प्रपोज, लेकिन जब तक इक्विटी शेयर होल्डर का या शेयर होल्डर का अप्रूवल ना मिल जाए तब तक वो करंट लायबिलिटी नहीं बनते, तब तक वो पक्का खर्चा नहीं बनता है, पक्का देना नहीं बनती है, देना है। तो आपका ये मानना है कि लास्ट ईयर का प्रपोज किया हुआ इस साल में से क्या होगी, एजीएम होगी होगी और डिक्लेरेशन भी हो गया होगा, तो ये वाला पे कर देंगे। और अभी इस साल में प्रपोज किया, ये कब डिक्लेयर कब होगा, एजीएम अगले साल होगी, मतलब थोड़ा तो तरह में एजीएम होगी, तो ये भी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, तो ये पे कर दो, उसको पे मत करो। 42,000 का डिविडेंड आप पे करोगे और डिविडेंड पे करना पॉसिबल होगी फाइनेंस की होगी कितना, ये 0 पे कर दो। डिविडेंड पे कर दिया, उसका डिविडेंड दो उसको यहाँ लेस कर दोगे। अच्छा, डिविडेंड पे करना आपका एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे आके ऐड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा पे लिखा है कि अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना 2,000 रुपये का अपना अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है साल के एंड में। इसका मतलब ये है कि बनता कितना है 32, लेकिन पे कितना किया है 30 ही पे किया है, क्योंकि 32 में से 2 अभी भी अनपेड है, इसलिए, ठीक है ना। अनक्लेम्ड डिविडेंड साल के एंड में कितने का है 4,000 का। इससे आपको समझ में आएगा कि डिविडेंड में पे किया कितना, उसमें से 4 तो अभी भी बचा हुआ, लोगों ने क्लेम ही, तो कैश का फ्लो होगा तो वहाँ पर 38 का होगा। समझ में गाड़ी। अंडर राइटिंग कंडीशन पहले कितने का था, अभी कितना हो गया, तो ये कमीशन 5,000 का बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने शेयर इशू किए ना, उस कंपनी का चुकाया, अंडर राइटिंग कमीशन चुकाया होगा, क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन आप चुकाते हो अंडर राइटर्स को, है ना। और अंडर राइटर्स का काम में आते शेयर जब क्या करते हो, इशू करते हो, समझ में गए। और डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर, इसका मतलब ये है कि आपने डिबेंचर इशू किए, वो किस पे इशू किए, डिस्काउंट पे, तो आपको 1 लाख में मिला होगा, 1 लाख में आपने तो क्या दे दिया डिस्काउंट, आपको मिला कितना दिया 90,000 मिले, समझ में। एक बार टोटल डाल दोगे कितना है, जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन हल्का सा, हाँ एक बार ये वाला पॉइंट वापस से समझ, कौन सा वाला, प्रपोज डिविडेंड वाला, प्रपोज डिविडेंड, एक बार पाए या तो आप थोड़ा नीचे हो जाओ, नहीं पहले बुक है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में पीडीएफ खोल लो, तो कोई चाहता नहीं है आपको, वो पीडीएफ खोल लो आप, देखो मेरी बात, आप ही समझो कि डिविडेंड या वर्टिकल लिखा हुआ है प्रपोज, प्रपोज डिविडेंड का मतलब है कि ये डिविडेंड सबकी शुरुआत में तो उसका प्रपोज सब कर दिया होगा अपन ने लास्ट ईयर, मतलब 14-15 है ना, 14-15 प्रपोज कर दिया होगा, लेकिन प्रपोज करने के बाद इसकी एज कब होगी 15-16, ये डिविडेंड प्रपोज हुआ 14-15, तभी तो 1 अप्रैल 15 को शुरुआत में ही वैल्यू देखा है, फिर इसकी एज कब होगी
इस साल में हम खड़े हैं, तो जो क्वेश्चन है किस साल का है? 15-16 का। तो डेफिनेटली आपको ये मानना है कि प्रपोज डिविडेंड के लिए एजेंट भी होगी और डिक्लेयर भी हो गया होगा, मतलब शेयर होल्डर ने अपना अप्रूवल दे दिया होगा, ये आपको पे करना पड़ेगा इसका। इसलिए मैंने कितना पे किया? 42 पे किया था। लेकिन आपने चैप्टर पढ़ का डिस्प्ले प्रॉफिट, तो आपको समझना चाहिए कि हम तो एक बार के लिए पूरा अमाउंट डालते हैं इसमें सेपरेट डिविडेंड बैंक अकाउंट के अंदर, और हम ये मान लेते हैं कि सभी लोग आगे उन्होंने क्लेम कर लिया होगा, लेकिन हमें बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है कि बैंक अकाउंट के में डिविडेंड वारंट जारी करने के बाद भी 1 मिनट तक लोगों ने अपना क्लेम नहीं लिया है, तो हम उनका पैसा निकाल ट्रांसफर करते हैं अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, राइट? तो इस क्वेश्चन में प्रश्न में लिखा हुआ है कि साल के एंड में अनक्लेम डिविडेंड कितना था? इसका मतलब है कि हमने पहले दिया कितना, लेकिन लोगों ने कितना क्लेम नहीं किया, लोगों ने क्लेम किया कितना, तो हमारे अकाउंट से आउटफ्लो कितना होगा? 30 रहेगा। अच्छा, जो इस साल अपन ने प्रपोज किया हमारे साल मतलब 16 उसके एजेंट कब हुई? मतलब नेक्स्ट ईयर, तो जब तब नेक्स्ट ईयर देखेंगे। फिर भी आप सिंपल से बता देते ना कि प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है, तो लास्ट ईयर का आप क्या करोगे? पे करोगे, और इस साल का होगा नेक्स्ट ईयर, सर का मतलब नहीं, ठीक है ना? जो इस साल का प्रॉफिट है मतलब जो है वो अपन में लेंगे, क्योंकि अगले साल होगी उसको, तो एजेंट का मतलब मतलब ही नहीं, तो सर फ्लो कितना होगा कैश का? प्रीवियस फिर लाख से फ्लो होगा, उसमें भी से पॉइंट डालते हैं कि 4 लोगों ने क्लेम ही नहीं किया, तो क्लेम हुआ कर रहा है कितना होगा कैश फ्लो? 38। हाँ, फिर 4 हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ होगा, ऐसे नहीं। और जो आपने ये कहा है वो डिविडेंड वाला था ना कि 15 अलग से इक्विटी का लिया था प्लस नहीं, वो क्या एक चीज में कंफ्यूज हो रहा था उसके अंदर, डिविडेंड के अंदर ही हो रहा था कि यार ये टोटल लिखा था इक्विटी प्रेफरेंस, तो मैं क्या समझ एक्चुअली एजेंट किसकी होती है? इक्विटी शेयर की होती है, तो मैं सोचता है कि प्रेफरेंस अलग कर दूं, इक्विटी का अलग कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, वो उसने दोनों कंबाइन किया ना, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, पेज में पे कर दो और नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर पे कर दो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ना इंस्ट्रूमेंट बनता है 32,000 बन रहा है ना, 32 में कितने आएगा? तो कितना चाहिएगा? 30, तो एक्चुअली कितना में होगा ना